आज हम बात करने वाले हैं पैब्लो नेरूदा की एक बहुत ही मशहूर कविता कीपिंग क्वाइट के बारे में। देखिए, ये कविता सिर्फ चुप हो जाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक तरह से खुद के अंदर झांकने यानी आत्मनिरीक्षण करने और शांति पाने का एक बहुत पावरफुल कॉल है। कविता शुरू ही होती है एक बहुत ही सिंपल सीधे से इनविटेशन के साथ। नेरूदा कहते हैं कि चलो अब हम सब 12 तक गिनेंगे और फिर एकदम खामोश हो जाएंगे। ये लाइनें सुनते ही ना एकदम से एक ठहराव वाला, सोचने पर मजबूर कर देने वाला माहौल बन जाता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इतना सिंपल सा रिक्वेस्ट है, इसके पीछे के कवि कौन है और उनकी असल मंशा, उनका इरादा क्या है। तो ये पाब्लो नेरूदा आखिर थे कौन? देखिए, उनका असली नाम तो था नेफ्ताली रिकार्डो रेस बुसवाल्टो। वो चिली के एक बहुत बड़े कवि तो थे ही, साथ में एक डिप्लोमैट भी थे। कीपिंग क्वाइट ये कविता उन्होंने 1958 में पब्लिश की थी और फिर आगे चलकर 1971 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। सोचिए, उन्हें 20वीं सदी के सबसे महान कवियों में से एक गिना जाता है। तो इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? कीपिंग क्वाइट का मतलब सिर्फ आवाज बंद कर लेना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पुकार है, एक कॉल है कि हम इंसान जो भी विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, दिमागी तौर पर हो या फिर पर्यावरण को लेके हो, उन सब पर एक पल के लिए रोक लगा दें। ये खामोशी असल में खुद के अंदर झांकने, खुद को समझने का एक गहरा मौका है। चलिए अब कविता में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से में नेरूदा एक ऐसी दुनिया की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जो बहुत ही अनोखी है, लगभग जादुई, जहां हर तरफ शांति और ठहराव है। नेरूदा खुद कहते हैं कि ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक ऐसा अनोखा पल जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोचकर देखिए, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई मशीनों का शोर नहीं, और उस अचानक आए अजीब से सन्नाटे में हम सब एक साथ होंगे। कोई भाषा, कोई कल्चर, कोई बॉर्डर हमें अलग नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी ग्लोबल पीस का एक्सपीरियंस होगा जो आज की दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, तो इस खामोशी भरे पल का असर क्या होगा? इसके लिए नेरूदा दो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। पहला, वो कहते हैं कि ठंडे समंदर में जो मछुआरे हैं वो व्हेल को नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। ये दिखाता है कि कैसे हम प्रकृति का शोषण रोक देंगे। और दूसरा, जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वो एक पल रुककर अपने जख्मी हाथों को देखेगा। ये सेल्फ अवेयरनेस का प्रतीक है कि हम अनजाने में खुद को ही कितना नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और अब आते हैं इस कविता की शायद सबसे पावरफुल मैसेज पर, जो है युद्ध के खिलाफ एक सीधी और साफ पुकार। नेरूदा आज के जमाने के युद्ध की पूरी निरर्थकता को, उसकी फ्यूटिलिटी को सिर्फ एक लाइन में समेट देते हैं। ये लाइन जितनी सख्त है उतनी ही दिल दहलाने वाली भी। वो कहते हैं, एक ऐसी जीत जिसमें कोई जिंदा ही न बचे। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में, इसके पीछे का मतलब कितना गहरा है। नेरूदा सीधे सीधे आज के जंग के बेतुकेपन पर उंगली उठाते हैं। भाई, आज हथियार इतने विनाशकारी हैं कि जीत का मतलब ही है सबका पूरी तरह से खत्म हो जाना। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी जीत का जश्न मनाने के लिए बचेगा कौन? नेरूदा सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो एक कल्पना भी करते हैं कि कैसे ये खामोशी लड़ने वालों को भाइयों में बदल सकती है। और ये बदलाव वो 4 स्टेप्स में बताते हैं। पहला कदम, हर तरह के युद्ध को रोक दो, चाहे वो पर्यावरण के खिलाफ ग्रीन वॉर्स हो या इंसानों के खिलाफ गैस और फायर वाले युद्ध। दूसरा, साफ कपड़े पहनो, जो इस बात का सिंबल है कि अब हम पर जंग का कोई दाग नहीं, एक नई शुरुआत हो रही है। तीसरा, अपने भाइयों के साथ चलो, ये पहचानते हुए कि हम सब एक हैं। और आखिर में, छाया में बिना कुछ किए एक साथ आराम करो, पूरी शांति और सुकून के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेरूदा की कहने का असली मतलब क्या है, और देखते हैं कि कैसे प्रकृति यानी नेचर, हमारा सबसे बड़ा टीचर, हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नेरूदा क्या चाहते हैं और क्या नहीं। कहीं ऐसा ना लगे कि वो बस आलसी हो जाने को कह रहे हैं। नहीं, वो चाहते हैं माइंडफुल इंट्रोस्पेक्शन, यानी सोच समझकर अपने अंदर झांकना, न कि टोटल इनएक्टिविटी यानी पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना। वो जिंदगी को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं, मौत से जुड़ने की नहीं। वो एक पॉज चाहते हैं रिन्यूअल के लिए, ताकि हम तरोताज़ा होकर लौटें,
ना कि आलस या बेफिक्री के लिए। और यहीं पर नेरूदा एक बहुत ही खूबसूरत लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब सीधा सा है, जब हम किसी बेजान चीज या आइडिया को इंसानों वाले गुण दे देते हैं। जैसे उन्होंने कहा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी शायद ये धरती हमें सिखा सकती है। तो ये धरती हमें सिखाती क्या है? जरा धरती के मौसम के चक्र को देखिए। सर्दियों में क्या होता है? सब कुछ मरा हुआ शांत सा लगता है ना। ये ठहराव का, आराम का और तैयारी का समय होता है। लेकिन फिर जैसे ही वसंत आता है, वही चीजें फिर से जी उठती हैं, नई हो जाती हैं। यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा सबक है कि खामोशी या ठहराव का मतलब मौत नहीं है। इसका मतलब है रीजेनरेशन, एक नई शुरुआत की तैयारी। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता का जो टाइमलेस मैसेज है वो आज की हमारी इस भागती दौड़ती दुनिया के लिए कितना रेलेवेंट है। देखिए, इस कविता के जो कोर मैसेजेस हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। शांति और अहिंसा, खुद को समझना यानी सेल्फ अवेयरनेस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब सार्वभौमिक भाईचारा और पर्यावरण की चिंता, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये सब असल में एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि 1958 में लिखी गई ये कविता, चुप रहने की ये अपील, आज के इस डिजिटल ज़माने में पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी क्यों लगती है? शायद इसलिए क्योंकि आज की इस शोर शराबे से भरी, हमेशा कनेक्टेड रहने वाली दुनिया में हमें इस खामोशी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कविता खत्म होती है उन्हीं आखिरी लाइनों के साथ जो शुरुआत में थीं। लेकिन अब इनका मतलब थोड़ा बदल गया है। वो कहते हैं, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहना और मैं चला जाऊंगा। मानो कवि कह रहा हो कि मेरा काम हो गया, मैंने अपना संदेश दे दिया है और अब मैं जा रहा हूँ।